हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग। मैं आपका केमिस्ट्री टीचर मनोज कुमार, मेडीजेई करियर इंस्टीट्यूट कोचली से। ठीक है बेटा, कैसे हो सारे? एकदम बढ़िया। शकल क्यों उतरी हुई फिर? कल पेपर वाले क्वेश्चन सबने किए दोबारा से? कोई डाउट आउट तो नहीं है? सारे हो जाएंगे। मोल कॉन्सेप्ट के पीवाई क्यों लगा लिए? बोलो। ये जो ऑनलाइन में बैठे हैं, अरे तुम भी देख लिया करो भाई, एक दो वीडियो, कोई बात नहीं। महाकाल की दया से देख लिया करो बेटा। ठीक है। अरे किए कि नहीं किए? किए थे। हाँ इधर। अब इस्माइल का मतलब मैं क्या समझू, हाँ या ना? है ना समझो। हाँ इधर किए थे, बन गए सारे। पीवाई क्यों कर लिए? कितने किए थे? 15। 15 ज्यादा थोड़ी होते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन है 50-60 क्वेश्चन तो पीवाई के नॉर्मल होते हैं। एडवांस के पहले जेई के तो कर ले बेटा। नीट और जेई के ही कर ले पहले, एडवांस के निपटा दिए सर 15। अरे भाई ऑनलाइन वाले बच्चे डर जाएंगे, क्यों तुम एडवांस के क्वेश्चन लगा रहे हो। ठीक है भाई, ऐसे नहीं होता भाई। जी सर, बस आपकी दया से एडवांस के क्वेश्चन चल रहे हैं, है कि नहीं है? सही बात है ना? ठीक है भाई। बाकी इधर भैया जी, नीट वाले लगा लिया करो भाई, कोई बात नहीं। अब मैं घर आके तो लगाऊंगा नहीं, तुम्हारी मर्जी है। जितना तुम क्वेश्चन लगाओगे बेटा उतने ही है। ठीक है, नहीं लगाओगे तो भी ठीक ही है। समझ रहे हो बात को? चलिए डिस्कस करते हैं कुछ एक बातें। अभी अभी जो चैप्टर हमने डिस्कस किया ना, मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है, इस चैप्टर का यूज कहाँ कहाँ आने वाला है? पहले तो मोल कॉन्सेप्ट में ही आया ना, इसमें तो आएगा यूज। दूसरा, जब हम रेडॉक्स पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे हम? तो तुम ऑक्सीडेशन नंबर तो निकाल लोगे, क्या निकाल लोगे? ठीक है, उसके बाद शुरू होता है रेडॉक्स चैप्टर। अगर आपको कोई पढ़ाए ना पढ़ाए अलग बात है, लेकिन रियल में ऑक्सीडेशन नंबर के बाद स्टार्ट होता है रेडॉक्स चैप्टर। क्या स्टार्ट होता है? रेडॉक्स। ऑक्सीडेशन नंबर आ गया, उसके बाद आपकी बैलेंसिंग आती है। क्या आती है बेटा? बैलेंसिंग। उसके बाद आपका एन फैक्टर आएगा, इक्विवेलेंट मास आएगा, एन फैक्टर आएगा। तो इक्विवेलेंट मास आएगा तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स के कॉन्सेप्ट आएंगे, और उन कॉन्सेप्ट में हर एक क्वेश्चन में हर बार कोई ना कोई कंसंट्रेशन टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। हर क्वेश्चन में, ईच एंड एवरी, एक भी सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसमें कंसंट्रेशन टर्म यूज ना हो। तो रेडॉक्स भी जरूरी हो गया। रेडॉक्स के बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर, बिल्कुल अलग चैप्टर है, यस और नो। लेकिन उसमें भी कई बार एक जगह मैंने पढ़ाया तुम्हें कि एनर्जी किलो जूल पर मोल में नापी जाती है। किसमें? पर मोल में, याद है? और उसको हम पर एटम के लिए भी निकाल सकते हैं, पर बॉन्ड के लिए भी निकाल सकते हैं, फोटोन वाला, याद है कुछ? समझ गए बात को? नेक्स्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बाद किसकी बारी आती है? 3 चैप्टर हो गए। उसके बाद है आपका थर्मोडायनेमिक्स, और उसके बाद है इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनेमिक्स में भी सारी चीजें ऐसी होती हैं, एनर्जी के बेस पे रहता है। किसके बेस पे रहता है? एनर्जी। लेकिन नंबर ऑफ मोल वहां पे भी काम में आएगा। कैसे काम आएगा? जैसे मान लो आपसे कोई एनर्जी पूछ ली 1 मोल के लिए, किसके लिए पूछ ली? दी हुई है 10 मोल के लिए। या फिर मान लो मैं ऐसे बोल दूं कि किसी की एनर्जी A2 है, इसकी एनर्जी 187 किलो जूल पर मोल। इसका क्या मतलब है? 1 मोल की एनर्जी कितनी है? 187। आगे कुछ ग्राम में दे दे, कुछ और दे दे, तो इतने ग्राम की कितनी होगी? किसके क्या निकालने पड़ेंगे? मोल। मान लो इसके मोल निकाले हमने, आ गए 4.5 मोल। 1 मोल की एनर्जी कितनी है? हाँ, तो 4.5 की कितनी हो जाएगी? 187 इंटू। तो इस टाइप से वहां पे भी नंबर ऑफ मोल का यूज किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट बार आती है इक्विलिब्रियम की। किसकी? इक्विलिब्रियम की। वहां भी कंसंट्रेशन टर्म यूज होती है, सारी कंसंट्रेशन। होता क्या है इक्विलिब्रियम? ये देखो, ये जो ए है, मान लेते हैं ये कन्वर्ट हो रहा है 2b में। इक्विलिब्रियम का रिएक्शन है, रिएक्शन आगे भी जा सकती है और पीछे। मान लेते हैं इसका कंसंट्रेशन है कितना? 10, तो इसका कितना है? 0। थोड़ी देर के बाद ये 10 में से 2 खत्म हो गया, तो कितना बच गया ये? तो ये कितना बनेगा? 2 या 4? यही तो गड़बड़ है। देखा, अभी 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 पढ़ाया था। 1 से कितना बनता है? तो यूज कितना हुआ ये? तो वो कितना बनना चाहिए? देखा, अभी पढ़ाया था। भर भर के यूज होगा ये मोल कॉन्सेप्ट। अगर 1 मोल से कितना बनता है? 2। यूज कितना हुआ है? 2 खत्म हो गया, 8 बच गया। तो 2 से कितना बनेगा? बताया तो नहीं तुमने से किसी ने?
है। देखा, यही होता है रटा तोता, ये फर्क होता है रटने में और समझने में। सेम ही चीज पूछी है, एकदम सेम जो आज तक रहे, तो इसमें भी यूज होगा। यानी आप मोल कॉन्सेप्ट को नहीं छोड़ सकते। अब बात करते हैं 12th क्लास के चैप्टर। कौन से चैप्टर बेटा? 12th क्लास। सबसे पहला चैप्टर आता है सोल्यूशन। कौन सा चैप्टर आता है? सोल्यूशन। कंसंट्रेशन टर्म किसकी निकालते हैं? सोल्यूशन की। किसकी निकालते हैं? और चैप्टर का नाम ही क्या है? तो कंसंट्रेशन टर्म तो आएंगी ही आएंगी, वो तो आनी ही आनी है। फिर आ जाती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। किसकी? उसमें आपके दोनों कॉन्सेप्ट यूज होंगे, नंबर ऑफ मोल प्लस साथ में ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ये सारी चीजें यूज होंगी। उसके बाद आता है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में कुछ कुछ ऐसा ही होगा, इतने से इतना बनेगा तो ये रिएक्शन आगे जाएगी, इतना रिएक्टेंट बचेगा, इतना प्रोडक्ट, ऐसे करके कुछ उसमें भी थोड़ा बहुत यूज होगा। तो यानी आपके फिजिकल के जितने भी चैप्टर हैं उनमें से एक भी चैप्टर ऐसा नहीं है जिसमें मोल ना पूछा जाए। पूछने को ना भी पूछे, लेकिन ऐसा कोई केस ही नहीं है मतलब जिसमें मोल ना पूछ सके। हर एक चैप्टर में मोल कॉन्सेप्ट आपसे पूछा जा सकता है। अब इस चैप्टर की मैंने इंपॉर्टेंस बता दी, अब ये डिपेंड करेगा आपके। अगर आपका मन है आप पढ़ो, नहीं मन है तो भी पढ़ो बेटा, है ना। हाँ, काम का चैप्टर है, ऐसे नहीं कि मन नहीं है तो नहीं पढ़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है केमिस्ट्री का, फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ने के लिए। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री में 11 12 मिला के टोटल 8 चैप्टर है। 8 के 8 में इस्तेमाल होगा मोल कॉन्सेप्ट। समझ गए बात को? तो इतनी इंपॉर्टेंस समझा दी है। उसके बाद भी अगर आप नहीं पढ़ते हो तो कुछ कह नहीं सकते बेटा इसके बाद आगे। ठीक है, पढ़ो भाई पढ़ो। तो तुम नहीं पढ़ते हो, ये ऑनलाइन में जितने भी घर बैठे इनमें से कोई नहीं पढ़ता। तब तुम आओगे तुम्हारे नोट्स चेक करेंगे बेटा, पहले बता दी ये बात, मैं तो चेक करूंगा। अपने घर रहो पढ़ो। चलिए आज एक छोटा सा टॉपिक समझेंगे, ज्यादा लेक्चर का नहीं है, कम में ही हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मोल कॉन्सेप्ट के बाद पढ़ना होता है रेडॉक्स। क्या पढ़ना होता है? लेकिन बीच में एक छोटी सी चीज है, ये मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, लग जाएंगे 2 4 लेक्चर और क्या होगा इससे। इसका नाम है बेसिक इनऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर। क्या नाम है बोलो? ओके। बेसिक इनऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर। ध्यान सुनना अब मैं जो बोल रहा हूं। तुमने लास्ट ईयर 10th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था जिसमें कार्बन का यूपीसी नाम पढ़ा था, यस और नो? वो तो नोमेनक्लेचर ही था। नोमेनक्लेचर का मतलब नाम लिखना। किसका पढ़ा था वो तुमने? ऑर्गेनिक। किसका पढ़ा था? हाँ मैम, किसका पढ़ेंगे? तो 3 पार्ट होते हैं केमिस्ट्री के। फिजिकल पार्ट वो होता है जिसमें कैलकुलेशन हो, जो मोल में कर रहे थे, टोटली क्या आ जाए उसमें, मैथ। इनऑर्गेनिक पार्ट वो होता है जो याद करना पड़े। पिछले साल एक चैप्टर था, याद हो, मेटल, नॉन मेटल एंड ओर्स। क्या पढ़ते थे? ये मेटल ऐसे होता है, ये मेटल ऐसे होता है, ये धरती से निकाला जाएगा, इसको ऐसे कर देंगे, इसको वैसे कर देंगे। हाँ है ना? ओके, रोस्टिंग कर देंगे, सही है ना, कैल्सिनेशन कर देंगे। क्यों? ये इनऑर्गेनिक में है। और ऑर्गेनिक में क्या आएगा फिर? कार्बन, हाइड्रोजन और उससे बने हुए कंपाउंड, साथ में कोई ऑक्सीजन आ जाएगा, कोई नाइट्रोजन आ जाएगा। ठीक है, कार्बन चैन वाले वो देखे ना ऐसे डॉट लाइन ऐसे करके, वो सब ऑर्गेनिक के पार्ट, ऐसे समझ लो अभी के लिए। तो हम पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक। क्या पढ़ेंगे बेटा? ओके। इनऑर्गेनिक का नाम कैसे लिखा जाता है? तुम पढ़ते हो ना, H3PO4। किस किस को इसका नाम पता है? अच्छा, HCl का नाम बता दो। क्यों? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो फिर HCN का बता दो, बोलो। देखा, क्यों? क्योंकि तुम्हें रटा हुआ है ना, पता ही नहीं इसका आईयूपीएसी नाम कैसे लिखते। तो देखो इनऑर्गेनिक में क्या है, आईयूपीएसी नाम आपको सबके याद नहीं करने, गिने चुने हैं अपन, वो पढ़ेंगे। एक प्रॉब्लम और है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं सबके नाम अलग अलग तरीकों से लिखे जाते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि एक बार बोल दिया बस वैसे ही, नहीं, तो सबके अलग अलग है, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे 1 नंबर पे। क्या डिस्कस करें बताओ? एलिमेंट डिस्कस कर लेते हैं। एलिमेंट्स, तो एलिमेंट्स जो भी आपके पीरियोडिक टेबल है वो सब के सब एलिमेंट्स या एटम्स। क्या है वो? सब के सब एलिमेंट्स या एटम। तो उसमें खास बात क्या है बताओ? ज्यादातर के पीछे आईयूएम लगा हुआ है। जैसे बोलो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम,
रुबिडियम, ये है सारे मेटल। क्या है? इधर वाले पार्ट में चले जाओ, उधर होते हैं नॉन मेटल। क्या होते हैं? उनके पीछे कुछ भी लग सकता है। कार्बन ON, समझ गए? नाइट्रोजन ON, फ्लोरीन यानी नियोन ON, उनके पीछे अलग अलग चीजें लगती है, तो कोई स्पेसिफाइड नहीं है। लेकिन जनरली मेटल के पीछे क्या मिलेगा आपको? IUM। फिर सर कुछ और भी तो मेटल है, कॉपर, आयरन, जिंक, गोल्ड, प्लेटिनियम, मरकरी, लेड, इनके पीछे तो कुछ नहीं लग रहा सर। तो देखो कोई फिक्स नहीं है ना, बस लिखो तो पहली लाइन, बस एक ही लाइन में लिखवा देंगे इसको। जनरली, जो भी मैं जनरली बोलूं ना तो इसको मतलब ऐसे समझना, ज्यादातर ऐसे ही लिखिएगा। तो लिखो भाई, पहली लाइन लिखो, द नेम ऑफ मेटल जनरली, द नेम ऑफ मेटल जनरली एंड विद IUM or UM। The name of metals generally end with IUM or UM। एग्जाम्पल लिख लो, अभी बताया था, बताओ कौन कौन से, जिसके पीछे आप सोच सकते हो वो सारे एग्जाम्पल लिख लो। लिथियम और सोडियम और पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, कैल्शियम, बेरियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। वेरी गुड, क्या बात है, ये बात है। लिख लिया? अब देखो वो मेटल दूसरे नंबर से आयरन हो गया, नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। बस इसको ध्यान रखना, ये एक नंबर है, ये पॉइंट ऐसे बना लो। जो एंशिएंट मेटल होते हैं, जो पुराने जमाने के मेटल है, बहुत पुराने जमाने के मेटल है, जिनसे कुछ चीजें बनाते हैं अपन। क्या बनाते हैं? जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, इनसे चीजें बनाते हैं ना, इनके नाम एज इट इज लिखे जाते हैं। तो लिख लो, सम मेटल नेम, सम मेटल नेम written as एग्जाम्पल ही लिख लो, डायरेक्ट एग्जाम्पल बोलो, जो तुम्हारा मन करे बोलिए। गोल्ड है ना बेटा, गोल्ड, आयरन, सिल्वर, लेड, मरकरी, जो भी उटपटांग नाम तुम्हें याद है, किसी और को कुछ याद है वो बताओ जरा, सोचो सोचो। जिंक मान लो, कॉपर, अरे हाँ है ना, कॉपर भी तो है, और सोचो। हाँ, वेनेडियम, आर्सेनिक के पीछे एक लगा, वो बाद में बताए। वेनेडियम, वेनेडियम के पीछे क्या लग गया? IUM, तो वो नहीं आएगा। टाइटेनियम, वो भी नहीं आएगा। समझ गए बात को? तो ऐसा कोई भी जिसका नॉर्मल नाम लिखा जाता है, जो आमतौर पे घरों में यूज होते हैं भाई, ठीक है, लिख लोगे। नेक्स्ट, देखो, द नेम ऑफ नॉन मेटल, द नेम ऑफ नॉन मेटल जनरली एंड विद the name of non metal generally end with INE और ON और क्या होगा, और सोचो तुम, एक तो क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन GN, हाँ ऑक्सीजन का भी लिख लो। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये क्या हो जाएगा? कार्बन, कार्बन के नीचे कौन आता है बोलो? पता ही नहीं भाई, कार्बन के नीचे तो बता दो यार। सिलिकन, ये भगवान, चंद्रों से गीत सुने, कितनी बार बता दिया बेटा। सिलिकन, जर्मेनियम, IUM, लिख लो, INONGE। एग्जाम्पल लिख लो, INE का एग्जाम्पल बताओ कौन होगा?
है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। डन। दूसरा फिर लिखो, फटाफट लिखो। लिख लिया। ओवन का एग्जांपल ऑक्सीजन, सॉरी ये तो GN का हो गया, ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन। डन। ओवन का लिख लो, कार्बन, सिलिकॉन, नियोन, लिख लिया बेटा। बस, तो ये तो हो गए नॉर्मल एलिमेंट्स या एटम। ठीक है, जनरल प्रॉपर्टी। नंबर 2 की हम बात करेंगे, आयंस। आयंस कितने टाइप के होते हैं? दो, एक कैटायन और एक एनायन। तो मैं अलग अलग नहीं लिख रहा, अपन पहले ही लिख रहे हैं कैटायन। तुम्हें पता ही आयन दो टाइप के होते हैं। कैटायन क्या लिख लेंगे अपन? कैटायन। क्या होता है कैटायन? जिसके ऊपर, सही बोल रहे बेटा, घबराओ मत। क्या? जिसके ऊपर प्लस साइन हो, जिसके ऊपर प्लस चार्ज हो, वो सब क्या होते हैं? तो लिख लो, दोज एटम और सब्सटेंस और आयंस, दोज एटम्स सब्सटेंस और आयंस विच हैव पॉजिटिव चार्ज, which have positive charge on them are called cations, are called cation। डन? कोई दिक्कत? अब लिखो पहला पॉइंट, ये तो ऐसे लिख लो। और अब पहला पॉइंट, जो भी कैटायन वगैरह होते हैं जिनके ऊपर एक ही आयन हो बेटा, अब इस बात को मैं कैसे समझाऊं? चलो इधर देखो एक बार, समझा। ये F ही है, समझ आना ध्यान से। इसके ऊपर प्लस का 2 भी हो सकता है और इसके ऊपर प्लस का 3 भी हो सकता है, दोनों चीजें अवेलेबल। तो इसके ऊपर कितने आयंस हो गए? दो, या तो प्लस का 2 या सोडियम के ऊपर हमेशा सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? +1 चार्ज होगा, बस, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो जिनके ऊपर एक ही चार्ज हो, कितना चार्ज हो जिनके ऊपर? बस, उनके लास्ट में हम यूज करेंगे IUM। बोलो इसका नाम क्या है? सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सब के पीछे IUM लगा देंगे। क्या लगा देंगे बेटा? तो ये लाइन लिखनी, लिखो, नेम ऑफ पॉजिटिव आयन, नेम ऑफ पॉजिटिव आयन, नेम ऑफ पॉजिटिव आयन एंड विद IUM, IUM if iron has, if iron has only one oxidation state, only one oxidation state। समझ गए? कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी बेटा? एक। ब्रैकेट में लिखो, एक ऑक्सीडेशन स्टेट। अभी समझाते हैं, देखो इसके ऊपर +1 चार्ज है ना, ये इसकी क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर तुम में से कोई बच्चा स्टार्टिंग से आ रहा, तो बीच में मैंने कई बार बताया था, जो भी मेटल ग्रुप 1 में होते हैं, ग्रुप 1 में कौन स्टार्ट होता है? एलिना, कब्ज, ये सब के ऊपर कितना चार्ज होता है? हमेशा +1 होता है, और यही इसकी क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट। तो एक ही बात है। तो क्या लिखा है जरा बताना, लास्ट लाइन भूलिए। इफ आयन हैव ओनली वन ऑक्सीडेशन स्टेट, ब्रैकेट में लिख लो, ओनली वन लेवल ऑफ, ओनली वन लेवल ऑफ चार्ज, ओनली वन लेवल ऑफ चार्ज। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लो अब इसके। Na+ ऐसे करके, सोडियम, पोटेशियम, इसका क्या हो जाएगा बोलो?
एल्यूमिनियम, इसका क्या हो जाएगा बोलो? मैग्नीशियम। लिखो भाई इसका वेट। सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम। लिख लिया? और पीछे लगा दो आयंस। क्या लगा दो बेटा इनके पीछे, सबके पीछे? आयन। आयन लगाने का रीजन समझाओ। जब कोई न्यूट्रल है तो अपन कुछ नहीं लगाते, और आयन है तो क्या लगाएंगे? आयन। इसका वैसे नाम क्या है? अभी भी तुमने क्या लिखा है? सोडियम। पता कैसे चलेगा एटम है या? तो वैसे बोलते हैं ना अपन। अच्छा, ये बहुत सारे क्वेश्चन पढ़े हैं तुमने मोल में, तो ऐसे नाम नहीं लिखा था? कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम ऑफ सोडियम एटम, कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। एटम लिखा होता है ना, इसका मतलब वो किसकी बात कर रहा है? एटम से। और पीछे क्या लगा हो तो वो किसकी बात कर रहा है? बहुत बड़े। आयंस मत करना, आयन ही करना सिर्फ। लिख लिया? तो ठीक है सर, ये तो हो गया। मान लो किसी के ऊपर सिर्फ +2 चार्ज है, सिर्फ क्या है? ये रहा। मैग्नीशियम के नीचे कौन आता है? एक Ca+2 भी तो होता है। नाम बताओ इसका क्या है? कैल्शियम। क्या दिक्कत है? चार्ज तो सेम है, एल्यूमिनियम वगैरह। लेकिन सर किसी के ऊपर डबल चार्ज, जैसे अभी आयरन था, आयरन के ऊपर पहला चार्ज क्या था? +2, और दूसरा चार्ज क्या था? +3। उसका नाम कैसे लिखेंगे? तो लिखो अगला। देखो, इफ cation हैज वेरिएबल वैलेंसी, इफ cation हैज वेरिएबल वैलेंसी, ब्रैकेट में लिख लो चार्ज। इफ cation हैज वेरिएबल वैलेंसी, ब्रैकेट में क्या लिख लो? चार्ज, कॉमा, देन चार्ज इज स्पेसिफाइड, देन चार्ज इज स्पेसिफाइड, चार्ज इज स्पेसिफाइड इन रोमन नंबर। रोमन नंबर पता है ना? रोमन नंबर इन राउंड ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट। डन। अच्छा, ये राउंड ब्रैकेट पता है क्या? ये वाला क्या बोलते हैं इसको? मैथ में भी राउंड ब्रैकेट बोलते हैं। अच्छा, अरे मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा, इसको हम बोलते थे छोटा ब्रैकेट, इसको हम बोलते थे मंजिला ब्रैकेट, इसको हम बोलते थे बड़ा ब्रैकेट, और इसको हम बोलते थे रेखा बंधनी। तो मैथ में क्या बोलते हैं इसको? इधर मैथ में हम बोलते ही नहीं, हमें खुद नहीं पता क्या बोलते हैं इनको, बस हम ब्रैकेट ही बोल देते हैं। ये राउंड ब्रैकेट है। लिखा क्या लिखा है जरा बताओ एक बार? नेम रिटर्न, चार्ज रिटर्न इन राउंड ब्रैकेट immediately after the metal, immediately after the metal। अच्छा, एसन का नाम कौन कौन बता सकता है? क्या नाम बता? टिन। वेरी गुड, ठीक है। इसके ऊपर मैंने कितना चार्ज लगा दिया? +2। तो इसका नाम देखो, अभी के लिए ऐसे लिखो, मान लो टिन लिख लिया। क्या लिख लिया आपने? टिन। इसके ऊपर प्लस का कितना चार्ज है? 2। जस्ट आफ्टर द नेम ऑफ मेटल, राउंड ब्रैकेट, और लास्ट में क्या लिखना आपको? आयन। यहां इसका क्या लिखोगे? ऑक्सीडेशन नंबर या चार्ज? ये की बात है। किस में? रोमन में। तो 2 को रोमन में कैसे लिखते हैं? ये तो 1, और ये क्या है? ये किस किस को पता है? ठीक है, ये 5 है, ये 6, ये 7, और ये 8। अब 9 को कैसे लिखोगे? हाँ, M, और 10 को बस, कोई दिक्कत? बस, तो इतनी ऑक्सीडेशन वैसे होती नहीं है +8 से ज्यादा। तो 10 2 9, समझ गए? लिखो फटाफट अगला पॉइंट। अगला पॉइंट लिखो,
द लेस पॉजिटिव चार्ज, लेस पॉजिटिव चार्ज आयन, लेस पॉजिटिव चार्ज आयन एंड विद OUS एंड विद OUS एंड, बस इतना ही लिख लो एक बार, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए ये क्या है, तो दो चार्ज होते हैं, एक +2 वाला और एक, तो इसके नाम के पीछे क्या लगाओगे, OUS, तो इसको बोलते हैं फेरस आयन। क्या बोलते हैं, फेरस आयन, लिख लो। लिख लिया भाई, अगला लिखो। लेस पॉजिटिव चार्ज तो हो गया बेटा, अगर मोर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो क्या करोगे, फेरिक, वेरी गुड, लिखो मोर पॉजिटिव चार्ज एंड विद, लिख लिया। तो चलो दो तीन लिख के दिखा दो, मैं पूछ लेता हूं आपसे। कॉपर +1 है, कॉपर +2 है, ठीक है। Fe+2 का लिख दिया क्या, चलो दोबारा लिख लो, Fe+2 है, Fe+3, ताकि याद हो जाए ना। मेरे हिसाब से इतना ही दिख रहा होगा वीडियो में, दिख रहा है क्या बेटा, अरे बहुत नीचे तक दिख रहा है। नेक्स्ट Sn+2 एंड Sn+4, लिखो इन सब के नाम। पहले का नाम बताओ, कॉपर है, अरे कॉपर नहीं है भाई, ये +1 और ये किसमें है, +2। अब +1 क्या है बताओ जरा, और कम ऑक्सीडेशन स्टेट, भाई लेस पॉजिटिव चार्ज, लेस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर क्या लगाएंगे, तो इसका नाम बताओ क्या हो जाएगा, बहुत बड़ी, क्यूप्रस आयन। ये मोर पॉजिटिव है, तो इसके पीछे क्या लगाएंगे, कहां गया ये रहा, एक, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, बस, तो लिखो फटाफट लिखो। आयरन के तुम लिख ही चुके हो, बताओ क्या, फेरस एंड फेरिक, ये इंस्टेंटेनियस और इंस्टेंटेनिक होता है, ये मैं लिख देता हूं, STANNOUS STANNIC, इंस्टेंटेनियस या स्टेनेसियस इंस्टेनिक एसिड, इनका नाम है भाई, तो थोड़ा अच्छे से लिख लेना। लिख लिया, कोई दिक्कत, श्योर, ठीक है। नेक्स्ट अगला रूल, ठीक है भाई, अगले रूल की बात करते हैं। मान लो कोई, ये तो मेटल हो गए ना, कोई नॉन मेटल आ जाए, ठीक है, तो लिखो नॉन मेटल कैटायन, नॉन मेटल कैटायन हैव सफिक्स, हैव सफिक्स, और सफिक्स का मतलब समझते हो क्या तुम, क्या, प्रीफिक्स क्या होता है, हाँ, और सफिक्स, बहुत बढ़िया, सफिक्स और एंड विद NIUM, ठीक है। चलो बोर्ड पे बताओ इसका क्या नाम है, इसका क्या नाम है, अमोनिया। अब इसका मैं कैटायन बनाऊंगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये है तो अमोनिया, लास्ट में क्या लगा देंगे, NIUM, तो क्या हो जाएगा, अमोनियम आयन, आया ना, तो लिखो फिर, नेक्स्ट
H3O पॉजिटिव, इसका बताओ क्या नाम होगा? हाँ, हाइड्रोनियम आयन, लिखो फटाफट। और सोचो, कोई है क्या? आपने कभी देखा अमोनियम या हाइड्रोनियम आयन के अलावा कुछ और है तो बोलो दिमाग में। मेरे को बताना पड़ेगा फिर। एक NO2 पॉजिटिव होता है और एक आई थिंक NO पॉजिटिव होता है, इसका नाम होता है नाइट्रोनियम। ठीक है, काम आएगा ये। और इसका नाम होता है नाइट्रोसो। बस, ठीक है, लिखो सबके नाम। नाइट्रोनियम, नाइट्रोसोनियम। H3O पॉजिटिव हो गया, क्या नाम हो गया बोलो? अरे H3O पॉजिटिव का नाम H3O पॉजिटिव, हाइड्रोनियम आयन लिखा था तो मैंने क्या बोला? H3 पॉजिटिव तो बोला, H3O पॉजिटिव सही नहीं है क्या? देख तो लोग करें। NH4 पॉजिटिव अमोनियम, NO2 पॉजिटिव और NO पॉजिटिव नाइट्रोसोनियम। ठीक है, हाइड्रोजन पता है किसी को? नाम सुना है? हाइड्रोजन पता है क्या होता है किसी? नहीं पता? N2H4, इसका क्या नाम होता है? हाइड्रोजीन। क्या नाम होता है? हाँ, पहले इसका नाम लिखो, काम आएंगे। छोटे छोटे नाम है, बहुत जगह काम आएंगे। N2H5 पॉजिटिव, इसका क्या नाम हो जाएगा बताओ? हाइड्रा ZINIUM, हाइड्रोजीनियम आयन। बस कर लोगे? एनिलीन का नाम सुना है तुम लोगों ने? ये एनिलीन होता है, इसको ऐसे लिखते हैं C6H5NH2, एनिलीन। ठीक है, बस ये बाद में आ जाएंगे आपके। तो इसके ऊपर मैं एक पॉजिटिव चार्ज लगा दूं और इसको क्या कर दूं, पहले ये लिख लो, C6NH2 एनिलीन हो गया एनिलीन। इसके ऊपर मैं एक प्लस लगा दूं और 3 कर दूंगा, इसको क्या कर दूंगा बोलो? NH3 पॉजिटिव बेंजीन रिंग। अगर नहीं दिख रहा है तो ऊपर लिख देते हैं एक बार, इसको चेंज कर लेना बेटा ऐसे। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? हाँ, एनिलीनियम आयन। क्या हो जाएगा? एनिलीनियम आयन। तो लिख लो, हटा दो इसको, लिखो इसका नाम एनिलीनियम आयन। ऐसे एक और होता है पिरिडीन, क्या होता है बेटा? उसका नाम क्या हो जाएगा? पिरिडीनियम आयन। अच्छे, ठीक। तो ये आपके सारे कैटायन पूरे हो गए। एटम्स का नाम हो गया, कैटायन का नाम हो गया। नेक्स्ट हम किसका पढ़ेंगे बताओ? एनायन का। किसका पढ़ेंगे? एनायन का। फिर हम पढ़ेंगे एसिड। क्या पढ़ेंगे? एसिड। एसिड होते हैं दो टाइप के। कितने टाइप के? दो। एक जिसमें ऑक्सीजन ना हो और एक जिसमें ऑक्सीजन हो। बिना ऑक्सीजन वाले जैसे HCl, HBr, HI, ठीक है। ऑक्सीजन वाले H2SO4, H2SO3, ये कभी ऐसे नाम सुने? हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। तो अगर फॉस्फोरस का ही एसिड है तो हम कैसे तय कर रहे हैं कि ये हाइपोफॉस्फोरस एसिड होगा और ये हाइपोफॉस्फोरिक एसिड होगा? अलग अलग है दोनों के नाम, एक फॉस्फोरस होता है और एक फॉस्फोरिक होता है। कैसे? तो ये सब किसकी वजह से? इन्हीं की वजह से। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं और ये बच्चे पढ़ते ही नहीं 11वीं क्लास में, ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगी। ये सब आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा। हर एक चैप्टर में एक एक दो दो नाम है, उन सबको इकट्ठा करके लिखवाया जाएगा आपको। तो इतनी मेहनत करके आपको लिखवाया जा रहे हैं, उसकी थोड़ी सी शर्म कर लो और थोड़ा सा पढ़ लेना। जितने भी तुम्हारे एनसीईआरटी में एसिड है मोस्टली यू सब एक साथ लिखवा देंगे। कोई किस चैप्टर में आएगा, कोई चीज तो सबके नाम है। अब क्वेश्चन कैसे आएगा? आपने भी कोई ना कोई क्वेश्चन तो जरूर देखा होगा मोल कॉन्सेप्ट का, कि बोरिक एसिड रिएक्शन विद फलाना, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड विद दिस। सुना है कभी? ऐसे देखे ऐसे कोई क्वेश्चन? कोई तो क्वेश्चन होगा जिसमें एसिड ना देके उसका नाम दिया होता है, तो आपको नाम पता लग गया, आपको यही नहीं पता एसिड कौन सा है, क्वेश्चन कैसे करोगे? समझ गए? तो बेसिक इनऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर भी बहुत ज्यादा जरूरत है, समझ गए?
तो बाकी कल हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे बोलो, एनायन, और कोशिश करेंगे हम एसिड शुरू कर दें। क्या शुरू कर दें बेटा, एसिड। ठीक है, तो आज का लेक्चर समझ आया, पक्की बात है। जो आपको डीपीपी मिलती है बेटा उसको डेली सोल्व करें और भेजें। ये जो ऑनलाइन में बच्चे हैं 2-4 दिन तो भेजी थी, अब भेजनी बंद कर दी है बेटा, कोई बात नहीं, आना तो इंस्टीट्यूट में ही है, यहाँ चेक कर लेंगे कितना पढ़ते थे तुम घर पे। ठीक है, कल परसों जो तुम्हारा पेपर हुआ था उसके नंबर नहीं भेजे किसी बच्चे ने भी, ये गलत बात है भाई। ठीक है, तो पेपर सोल्व करो ईमानदारी से, इतना तो ईमानदार तुम भी हो जाओ, अपने काम के लिए हो जाओ भाई, हमारे लिए मत हो। तुम्हारी पढ़ाई है, अपने काम के लिए तो ईमानदार हो। ठीक है, कर लोगे काम, पक्की बात है। थैंक यू बेटा।